यस सर। चलो भाई शुरुआत करते हैं हम लोग। तो आज मैंने जानबूझ के कुछ ज्योग्राफी के बेसिक क्वेश्चन जो है इस टेस्ट में रखे थे। ठीक है, चलिए भाई पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि द अर्थ रोटेट अराउंड इट्स ओन एक्सिस, किस दिशा से किस डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है भाई, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, उम्मीद है सबने यही किया होगा, डी आंसर, वेस्ट टू ईस्ट। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू देखें तो ये देखिए आपका एक डायग्राम है। ये आपका ऊपर क्या हो गया नॉर्थ, इधर क्या हो गया आपका ईस्ट, ये क्या हो गया वेस्ट, ये क्या हो गया साउथ। ठीक है, तो अगर आप एरो देखें तो ये वेस्ट टू ईस्ट की तरफ घूम रही है। ठीक है, इसी वजह से हम जापान को क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ राइजिंग वो बोलते हैं, सन बोलते हैं, या कंट्री ऑफ राइजिंग सन, क्योंकि जो आपका सन होता है उसका जो पहली किरण होती है वो इधर ही पड़ती है। और इसी तरीके से अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले सुबह होती है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल में सुबह वहां 4 बजे ही जो है रोशनी आ जाती है। तो ये आपका हो गया वेस्ट टू ईस्ट, ये वेस्ट हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया। सबको समझ में आ गया मंगल, आकाश, दीपा? यस सर। ठीक है, तो ये डायग्राम इसलिए मैंने रखा है कि थोड़ा ज्यादा समझ में आए। और हाँ, कुछ पूछ रहे थे आकाश, कोई कुछ पूछ रहा था क्या? आप तीनों में से कोई कुछ पूछ रहा था क्या? नो सर। फिर नो सर। एक और डायग्राम मैंने रखा है इसी में ही, कि ये जो आपका सन है उसके चारों ओर अगर आप देखें अर्थ का मूवमेंट, तो ये आपकी क्लॉक है, ये आपके 12 है, ये आपके 6 बज रहे हैं, ये रात के 9, ये दिन। तो ये जो मूवमेंट है किसका, अर्थ का सन के चारों ओर, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज हो ना, ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहां से देखो क्वेश्चन क्या होगा कि अर्थ का जो रेवोल्यूशन है, रोटेशन होता है अपनी एक्सिस पे, एक होता है रेवोल्यूशन, वो क्लॉकवाइज होता है कि एंटी क्लॉक हो जाता है। तो आप लोग क्या टिक करके आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक इस इमेज से हमें क्लियर हो गया कि हमारा जो अर्थ का रेवोल्यूशन है सन के चारों ओर वो एंटी क्लॉकवाइज है। किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया डायग्राम में देखकर, ये सब आपके क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। दूसरा, अगर आप यहाँ से दिन देखें तो उसको लिख लीजिए वहीं पे आपने जहां पे आप लिख रहे हैं। ये आपके 2 इक्विनॉक्स होते हैं पूरे साल भर में, पूरे एक साल में, 1 ईयर में आपके 2 इक्विनॉक्स होते हैं, यानी कि 2 इक्विनॉक्स पड़ते हैं जब दिन और रात बराबर होते हैं। तो एक जो है वो हम लोग अभी निकल चुका है हमारा, कब, 22 और 23 सितंबर, 23 मार्च। हाँ, तो ये ऑटम इक्विनॉक्स हो गया और ये आपका वर्नल इक्विनॉक्स हो गया जो अब आएगा मार्च 20 और 21 को। ठीक है, जिसको नहीं पता लिख लो कि इक्विनॉक्स 2 बार कब पड़ रहे हैं। एक बार पड़ेगा सितंबर में 22-23 सितंबर, दूसरी बार आपका मार्च, जब दिन और रात क्या होंगे, बराबर होंगे। और उसके बाद आपका ये समर सॉलिसिट और विंटर सॉलिसिट। ठीक है, यहां से एक ट्रिकी चीज है जो आप समझिएगा कि 21 और 22 की रात, यानी कि 21 की रात और 22 का जो कैरी ऑन कर रहे हैं, उस दिन सबसे लंबा लॉन्गेस्ट नाइट होती है। ठीक है, लॉन्गेस्ट नाइट होती है, लेकिन कहां पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ना कि साउथ हेमिस्फीयर में, ये आपको समझना है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रात होती है सबसे लंबी, ना कि साउथ में होती है। और ये जो 20 और 22 जून का है उसमें सबसे जो लंबा दिन होता है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में होता है, ना कि साउथ हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो ये आपका हो गया विंटर सॉलिसिट नॉर्थ के हिसाब से और समर सॉलिसिट नॉर्थ के हिसाब से। ठीक है, ये 2 डेटे याद रखना, याद रहेगा दीपक, आकाश, मंगल? डायग्राम देखे समझ में आ रहा है? ठीक है, और इसको अगर लिखने का साथ में लिखते जा रहे हो तो और भी अच्छा है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी चीज को एक और वो जो इक्विनॉक्स वाला मैं एग्जैक्ट डेट बता रहा था वो यहाँ पे दे रखा है, 21 मार्च इक्विनॉक्स की डेट हो गई। और फिर से इक्विनॉक्स का पड़ता है 23 सितंबर। और जो आपका वो सबसे लंबी रात होती है 22 दिसंबर, है ना, और 21 जून को सबसे लंबा। ये सब नॉर्थ के हिसाब से हो रहा है, हम साउथ के हिसाब से नहीं पढ़ रहे इसको। ठीक है, आप देख ही रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और वर्ड आप देख ही रहे हैं क्या लिखा हुआ है, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। आगे आते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बताना बहुत आसान होगा, इसका आंसर है 3 का डी। ठीक है, अब तो आसान हो गया होगा, 1 और 4 वर्नल इक्विनॉक्स, सही है? ठीक है, आप तीनों का सही है? मंगल? यस सर। ठीक हो गया। दीपा आपका भी सही है, आकाश आपका भी सही है? यस सर। ठीक है, हाँ सर। 5th क्वेश्चन जो है आपका, उसका आंसर है बी।
द मीन रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है रेडियस, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो ये आपका रेडियस जो है वो बिल्कुल सेंटर पॉइंट से लेकर पूरा ऊपर तक जहां आप खड़े हो उसका दे रखा है 6400 किलोमीटर, ठीक है। और यहीं से हम अगर एक बार देख लें जो ज्योग्राफी हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे ऊपर क्या है, मेंटल है, फिर उसके बाद क्या है आपका क्रस्ट है, इसमें दे नहीं रखा पता नहीं, सबसे ऊपर क्रस्ट हो गया, फिर मेंटल हो गया और फिर कोर हो गया। बहुत छोटा सा क्रस्ट दे रखा है, ये क्रस्ट हो गया, फिर मेंटल हो गया और फिर कोर हो गया। इसमें अगर आप देखें जो कई बार है कि अर्थ का जो ये पूरा स्ट्रक्चर है उसकी वो पूछ लेता है रेडियस, सो 63371 किलोमीटर, ठीक है। ये जो रेडियस है अलग तरीके से नापा गया है, ठीक है। और ये जो है जो इसका आंसर बना है वो अलग बना हुआ है, इसलिए कभी आंसर में अगर ये वाला दे आपको 6371 किलोमीटर तो ये टिक करके नहीं आना रेडियस में, ठीक है। रेडियस में हमेशा ये वाला टिक करके आओगे 6400 किलोमीटर, और शायद आपको ऑप्शन में मिलेगा भी नहीं, ठीक है। और ये जो आपका हमारी जो क्या है क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है और क्या होती है एक आपकी ओशियानिक बेल्ट क्रस्ट होती है आपकी, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा नेक्स्ट आपका ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग के आसान होगा, फिर 7 का आंसर ए, समर सॉलिसिड इन साउथ हेमिस्फीयर, देखो ना साउथ बोला उसने, नॉर्थ थोड़ी बोला उसने, ठीक है। तो इस दिन क्या होगा, साउथ में, साउथ हेमिस्फीयर में जो भी कंट्रीज होंगी वहां दिन जो है सबसे लंबे होंगे, जबकि नॉर्थ में क्या होगी रात सबसे लंबी होगी, ये फर्क है दोनों में। फिर उसके बाद 1 डिग्री ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ मेजर्स, ये सबसे आसान है, ये आपका 111 किलोमीटर, यानी कि 1 डिग्री जो है 11 किलोमीटर के बराबर, तो मैप में नापना हमको क्या होता है आसान होता है। फिर उसके बाद ये डायग्राम मैंने और रखा था आप लोगों के लिए कि ये अगर आप वर्ड देखें पोलर सर्कमफ्रेंस, देख लोगे यहां से जो एक गोलाई नापी गई है पोल टू पोल करके वो आपकी 40,008 किलोमीटर है, और जबकि इक्वेटोरियल देखिए कितनी है 40,075 किलोमीटर, यानी कि जो ऐसे में नापी गई है और जो ऐसे में नापी गई है, तो इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस बड़ा है किससे, पोलर सर्कमफ्रेंस से, ठीक है। तो ये फिगर याद रखना, अगर स्टेटमेंट में आ जाए ऐसे लिखा होगा कि इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस इज लार्जर देन दी पोलर सर्कमफ्रेंस, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। और लिखना है तो लिख लो भाई, पोलर सर्कमफ्रेंस का कितना है 40,008 किलोमीटर और इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस कितना है 40,075 किलोमीटर, ठीक है। आकाश दीपा मंगल लिख रहे हो साथ में, यस सर। और अगर आप देखें यहाँ एक और आपको एक ज्योग्राफी की टर्मिनोलॉजी मिल रही है, ये बल्ज, ठीक है। तो वो ये बल्जेस जो है हल्की सी अर्थ ऐसे घूमते घूमते हल्का सा बल्ज आता है, हल्का सा उभार आता है, देखते हो जब बॉल स्पिन करती है तो हल्का सा उभार आता है, उसी को ये बल्ज दे रखा है। तो ये आपको हमेशा कहाँ मिलेंगे, इक्वेटर के आसपास, उसकी उसी की सर्कमफ्रेंस में आपको मिलेंगे, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन ये है आपका, टाइड्स आपको पता ही है जो ज्वार भाटा आते हैं हमारे समुद्र में, तो इसका जो आंसर है वो है आपका डी, स्प्रिंग टाइड और ऑकर्स व्हेन द मून द सन एंड द अर्थ इन अ सेम लाइन। इसको डायग्राम में दिखाने के लिए मैंने एक चीज रखी है आप लोग के लिए, देखिए स्प्रिंग टाइड क्या है, जब मून यहाँ की पोजीशन पे हो अर्थ सेकंड पोजीशन पे तो भी क्या है आपकी स्प्रिंग टाइड है, ये भूल जाऊंगा यहाँ पर कुछ है, ठीक है। ये भी क्या एक स्ट्रेट लाइन में, तो इसको भी क्या बोलेंगे स्प्रिंग टाइड बोलेंगे। या मून यहाँ पर नहीं है, मून अब की बार यहाँ पर है, यानी कि पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग स्प्रिंग टाइड बोलेंगे। सबको समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। और यहीं से एक और चीज, ये जो मून है वो इस तरीके से घूमता है अर्थ के चारों, ठीक है। तो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए अर्थ सन के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, और मून भी अर्थ के चारों ओर क्या घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और अर्थ अपनी एक्सिस पे भी कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। सबको समझ में आ रहा है ये लॉजिक, तीन लोग एंटी क्लॉकवाइज, यस सर। मून भी एंटी क्लॉकवाइज अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, अर्थ भी सन के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, और अर्थ अपनी एक्सिस पे भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ये आपको रट्टा मार लेना है, ठीक है। और यहीं से एक और चीज, ये तो हो गया स्प्रिंग टाइड, यानी कि द सन द मून द अर्थ शुड बी इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इस जब भी स्प्रिंग टाइड होता है तो क्या होते हैं हाई टाइड्स आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा एक और चीज, ये जो न्यू मून है, जिस दिन न्यू मून होता है, क्वेश्चन कैसे आएगा कि व्हेन देयर इज अ न्यू मून, तो उस समय मून की पोजीशन क्या होगी, तो मून किसके बीच में होगा,
सन के और अर्थ के बीच में होगा। ठीक है दीपा, समझ में आया? न्यू मून के दिन सन कहाँ होगा, सॉरी मून कहाँ होगा? सन और अर्थ के बीच में। ठीक है दीपा, यस सर। तो मून दिखाई देगा हमें न्यू मून के दिन? नो सर। नहीं दिखाई देगा, क्यों? सर न्यू मून के दिन दिखाई। हाँ रुको रुको, पहले दीपा को, हाँ दीपा क्या बोल रहे हैं? सर हाँ बोलो बोलो, अपना स्टेटमेंट पूरा करो। सर नहीं पता सर मुझे। मंगल, सर जिस दिन हाई टाइड होती है उस दिन तो फुल मून होता है, तो सर जी हम तो न्यू मून की बात कर रहे हैं। सर न्यू मून की सर होगा सर सर, दिखेगा, फुल पूरा होगा, दिखेगा सर। पूरा दिखे- दिखेगा सर। दिखेगा नहीं दिखेगा? अच्छा नहीं, मैं वही इनका भी देखो भाई, आपका यहाँ पे क्या है, नाइट है, और इधर क्या है आपका, डे है। अब आपका जब इंडिया इधर है, मान लीजिए आप इंडिया वाले इधर है नाइट के समय, तो यहाँ कहीं मून है आसपास? ये जो भूल जाऊं मून है, क्या यहाँ पे कहीं मून दिख रहा है नाइट में किसी को, जब रात में यहाँ पहुंचे हो? और जब आपकी अर्थ अब जब आपकी अर्थ घूम के दोबारा आपका इंडिया सन की तरफ आएगा, यानी कि हमारे यहाँ इस समय दिन होगा, तो मून सन आपके आपके सामने, मतलब आपके और सन के बीच में मून तो होगा, लेकिन सन की सारी रेज यहाँ पड़ रही है और रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है। इधर की साइड क्या होगा, डार्क होगा, वो आपको मून दिखाई नहीं देगा। दिन के समय होगा, आपके और सन के बीच में मून होगा, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है मंगल? यस सर। इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, पहली बार नहीं, पहली बार में नहीं कर पाते। आकाश कर पा रहे हो इमेजिनेशन? अच्छा हाँ सर, थोड़ा 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 थोड़ा, कोई बात नहीं। एक और चीज, जैसे अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर, मान लो 1 अक्टूबर को आपका मून जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, तो ध्यान रखना 5 अक्टूबर को मून कहाँ पहुंचेगा? कोई बता पाएगा कि 5 अक्टूबर हो गया है, 5 दिन बीत चुके हैं, मून कहाँ होगा? सेकंड पोजीशन पे कि थर्ड कि फोर्थ कि फिफ्थ? 5 अक्टूबर चल रहा है, अभी हमने पढ़ाया कि मून जो है अर्थ के चारों ओर घूमता है। आप में से बताएगा कोई 5 अक्टूबर को मून कहाँ होगा? सेकंड, ऊपर दिख रहा है, सेकंड पोजीशन पे कि थर्ड की फोर्थ की फिफ्थ पोजीशन पे? हाँ चलो कोई बात नहीं। हाँ भाई दीपा, ये तो समझ में आ गया ना कि मून अर्थ के चारों ओर घूमता है, तो एज यूजुअल है वो हाँ, अपना अपना चलना शुरू करेगा भाई, यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके घूमना शुरू करेगा। हाँ 24, हाँ यही मैं क्लियर कराना चाह रहा था, यही मैं क्लियर कराना चाह रहा था। किसी को अंदाजा है कि मून जो है अर्थ का चक्कर कितने टाइम में लगाता है, एक पूरा चक्कर? वो वहीं रहेगा, वो वहां कैसे रहेगा? फुल मून कैसे होगा फिर? नहीं नहीं, हाँ दीपा, सर यस सर। 27 डेज सर कुछ है ना सर? 27.3 डेज में लगाता है सर, उसे 1 लूनर मंथ कहते हैं ऐसे कुछ। हाँ हाँ अब सर। अभी हम राउंड फिगर में 28 दिन ले रहे हैं, वो अभी 27 को छोड़ो 28 लेते हैं, वो ठीक बोल रहे हो आप लोग। देखो भाई 5 अक्टूबर को जब आप मून को सर्च करेंगे, तो मून जो है या तो आपको मिलेगा ये थर्ड पोजीशन पे या तो फोर्थ पोजीशन पे, और अगर हम 28 दिन का लें तो 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करते 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 28 तारीख को दोबारा मून जहां से पहुंचा था वहां से पूरे महीने, यानी कि मून अर्थ का चक्कर लगाने में पूरा 1 महीना लगाता है। ठीक है, और इसीलिए आपको यहां से जैसे ही ये वाला मून सेक्शन पार करता है, यहां से आपको जब भी आप रात में जाते हैं आपको हाफ मून दिखाई देना शुरू होता है। धीरे धीरे मून बड़ा होता है, पूरा फुल मून आता है, और फिर धीरे धीरे मून हाफ होता है, और यहाँ आके मून गायब। गायब का मतलब आपको दिखना बंद हो जाता है, जबकि मून की पोजीशन कहाँ होती है? यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और फिर वापस अपनी पोजीशन पर। इसलिए पूरा उसका जो चक्कर लगता है किसका, अर्थ का, वो पूरा 28 दिन का होता है, या वो जो 27 पॉइंट करके जो आप बोल रहे हो। ये समझ में आया तीनों को? आकाश, मंगल, दीपा, ठीक है? सर न्यू मून के दिन क्या होगा फिर, पूरा होगा? न्यू मून जब होगा तो वो मून आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन उस दिन सबसे ज्यादा टाइड्स आएंगे समुद्र में, क्योंकि सन भी क्या कर रहा है, जी फोर्स डाल रहा है अर्थ पे, और मून भी क्या कर रहा है, जी फोर्स डाल रहा है। ठीक है, ठीक है वो सर। बात अलग है कि उस दिन, जिस दिन फुल मून होगा उस दिन आपको रात के समय पूरा चांद दिखाई देगा। अच्छा, अब कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को कि ये सन की रेस अर्थ तक, अर्थ को क्रॉस करते पहुंच कैसे रही, किसी को शक तो नहीं है कोई ऐसा?
हाँ मंगल भाई, सर क्या कहा आपने? भाई यहाँ पर आपकी रात है और आप यस यहाँ सर। पर अपने भारत में खड़े होकर चांद देख रहे हैं, पूरा चांद दिख रहा है। तो चांद जी में सर। जो चांद में जो चमक है वो आती कहाँ से? सन से तो आती है। हाँ सर। तो ये तो समझ में आएगा ना, सन अर्थ जो है सन की रेस को बीच में रोकता नहीं है। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? सर बड़ा साइज है ना? हाँ। अरे सन का एक्चुअल साइज जो है वो आपका मतलब वो हमसे 27,000 गुना बड़ा है, ठीक है। अच्छा दूसरा ये नीट टाइट देख लो भाई, नीट टाइट में मून की पोजीशन या तो यहाँ होगी या तो यहाँ होगी, या तो फर्स्ट क्वार्टर में या तो थर्ड क्वार्टर में, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इस दिन टाइट सबसे हल्के होते हैं, और नीट टाइट में क्या, सॉरी स्प्रिंग टाइट में क्या होंगे? टाइट सबसे स्ट्रांग होंगे और नीट टाइट में सबसे वीक होंगे। ये आप लोग लिख लो अगर लिखना है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो ये डायग्राम मैंने और तैयार करा था आपके लिए कि हाफ मून का कब शुरू होता है। ये जो आपके जो शुरू होता है ना, यहाँ से मान लो यहाँ से आपका 1 अक्टूबर को शुरू हुआ मून की चाल, तो पूरा 28 दिन बाद घूमते घूमते वापस पहुंचेगा 28 तारीख को। अच्छा अगला देखिए, मोह स्केल किसे कहते हैं? बहुत कम लोग को पता होगा मेरे ख्याल से। डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ मिनरल्स, ठीक है। मोह स्केल MOHS, किसका सही है? मंगल का सही है ये? नहीं सर। ऐसा नहीं है, ठीक है। यहीं से अगर हम देखें थोड़ा सा, तो ये आपका मोह हार्डनेस की स्केल है। इसमें आप देखिए सबसे हार्ड किसको माना गया है? डायमंड को माना गया है। क्या देखिए क्या है? कोरंड्रम है, फिर टोपाज है, क्वार्ट्ज है, ऑर्थोक्लेज है, एपेटाइट है, फ्लोराइट है, कैल्सी, जिप्सम और टार्क, ठीक है। और अगर यहीं पे अगर आप देखें तो इनको ड्रिल करने के लिए, कोरंड्रम को ड्रिल करना है तो आपको ये यूज करना पड़ेगा बिट। क्या कौन सी? मेसोरी बिट, स्टील नेल्स आप ये कर सकते हैं, नाइफ से आप क्या कर सकते हैं? इसको काट सकते हैं, कॉपर से इसको, और फिंगर से क्या कर सकते हैं? कैल्सी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको स्लाइड भेज दूंगा, एक बार अपने पास रख लेना स्लाइड को, ये आपको काम आएगा, ठीक है। चलिए भाई, ये सबसे आसान है। 14 क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है सी। सबका सही है ये, ठीक है। लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, सीमा, सियाल, ठीक है। अच्छा ये कुछ मुझे लगा कि मैं आप लोगों को यहीं पे दे दूं एग्जांपल। सबसे पहला अग्नियस रॉक, आपके पीसीएस में खाली वो दे देंगे क्या, कंटेंट दे देंगे ग्रेनाइट क्या है, इग्नियस है, मेटामॉर्फिक है कि आपका सेडिमेंट्री। तो ये स्लाइड में आपको भेज दूंगा, ये रट्टा लिख लेना इसको, ठीक है दीपक, कि इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल क्या क्या है। ये सारे लिखना, 1 2 3 4, यानी कि 4 कितने हो गए? 16। तो ये 16 आपके एग्जाम्पल हैं किसके? इग्नियस रॉक के। दीपा आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही शायद। आकाश, मंगल, यस सर। हाँ तो 12 हो गए, 4 into 3 है ना, तो ये हो गया, ठीक। और उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल है, ये चार्ट हो गया, कॉन्ग्लोमेरेट हो गया, लाइमस्टोन जो घरों में हम लोग करते हैं, रॉक सॉल्ट हो गया, शेल हो गया, सैंडस्टोन हो गया। ये किसके एग्जांपल हो गए? सेडिमेंट्री के हो गए। ये पढ़ लेना, रट्टा मार लेना। और मेटामॉर्फिक एग्जांपल क्या है? क्वार्ट्ज, स्लेट, मार्बल, ठीक है, जेनेसिस और सर्पेनाइट। ये सारे के सारे पढ़ लेना, ठीक है। तो आप में से जो जियोमॉर्फोलॉजी ले रहे हैं इसमें मेंस में, रेंजर में, तो ये सब पढ़ने पड़ेंगे आपको। हाँ ये जियोमॉर्फोलॉजी तो पढ़ते हैं सब पत्थर, तो ठीक है। ये मैं भेज दूंगा, याद होना चाहिए कि अगली बार जब एमसीक्यू दो तो गलत नहीं होने चाहिए। इग्नियस के एग्जांपल्स, सेडिमेंट्री के एग्जांपल्स और मेटामॉर्फिक के एग्जांपल्स। चलिए भाई अगला, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ, इसका आंसर है ए, 5-10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सारे कॉन्टिनेंट को मिलाओगे तो यही निकलेगा, ठीक है, 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मैं जानबूझ के ऐसे बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूं कि पीसीएस में आए तो गलत ना करो आपको। देन उसके बाद अगला है, व्हाट इज द एप्रोक्स इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ। ये तो मैं अभी बता ही चुका हूं, 40,000 किलोमीटर, ठीक है। आकाश, दीपक का फिर कनेक्शन कटा क्या? यस। ठीक। फिर द अप्रोक्स डायमीटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, हाँ ठीक, 12,800 किलोमीटर। जेन ये देखें, अगर आप क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज एट द हाइट ऑफ, तो इसका आंसर है हाँ 1000, 1000, ठीक है।
अगर आप देखें डायग्राम के थ्रू, तो मैंने थोड़ा डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश की है। ये आपकी जियो स्टेशनरी है, तो ये सारी की सारी कितनी हाइट पे होंगे, सब यहाँ पे जो भी सैटेलाइट छोड़ोगे तो जिस कॉन्टिनेंट या जिस देश के या जिस पॉइंट के ऊपर छोड़ोगे वो अर्थ के साथ साथ घूमेंगे। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट्स होती है उनका एक चक्कर कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का, क्योंकि अर्थ का भी 24 घंटे का होता है। ठीक है मगन, सॉरी यस सर। और ये वाली जो Yes, होती है इनको हम लोग बोलते हैं पोलर सैटेलाइट। ये जो चक्कर लगाती है कि अर्थ का एक दिन में 5, 6, 7 जितना नीचे रखोगे उतनी ज्यादा तेज के लगाएंगी, चक्कर लगाएंगे। ठीक, तो ये हो गई पोलर सैटेलाइट। इसका एक और ऑर्बिट मैंने ऐसे रखा है जिसमें आप देख ही रहे हैं, लो ऑर्बिट हो गई आपके, फिर उसके ऊपर हाईली इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट्स हो गए, फिर पोलर ऑर्बिट्स हो गए, और ये फिर लास्ट में क्या हो गया, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। और लगभग कहते हैं कि इन सभी ऑर्बिट में, खास तौर पे लो ऑर्बिट में, कहते हैं कि 20-30 हजार के आसपास सैटेलाइट्स हैं। कहते हैं ऐसा, पता नहीं कितना सही है, कई खराब भी हो चुकी हैं आपकी। ठीक है, मतलब एक तरीके जंक यार्ड है ऊपर जो चल रहा है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन सबसे आसान है, मेरे ख्याल से सबने सही किया होगा। हाँ ठीक है, ये रेफ्लेशिया, लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, रेफ्लेशिया। ठीक है, देन उसके बाद डीपीटी इज अ वैक्सीन फॉर, ठीक है, डीपीटी जो है सब बच्चों को लगती है, इज अ वैक्सीन फॉर, ये है आंसर इसका बी, डिप्थीरिया, वुफिंग कफ और टेटनस। ठीक है, डी फॉर डिप्थीरिया हो गया, टी फॉर टेटनस हो गया, और ये वुफिंग कफ का वो पी कुछ और ही है, ऐसे करके दे रहे हैं। ठीक है, तो पी क्या है भाई, वो ये है डीपीटी वैक्सीन। और डीपीटी वैक्सीन इज अ क्लास ऑफ कॉम्बिनेशन वैक्सीन अगेंस्ट 3 इन्फेक्शन, और वो पहला कौन सा है, डिप्थीरिया, और वो जो पी है आपका पेट्रिसिस यानी कि वुफिंग कफ और टेटनस। ठीक है, और ये तीनों जो हैं वो आपकी होती हैं किससे, बैक्टीरिया से। ये ध्यान रखना है, डीपीटी जो मतलब डिप्थीरिया बैक्टीरिया से होता है, पेट्रिसिस बैक्टीरिया से होता है, जो भी बैक्टीरिया से होता है। याद रहेगा मंगल, आकाश। और इनका जो टेटनस जो इंजेक्शन का समय होता है, एक लगवाने के बाद 6 महीने तक आप फ्री रहते हैं, काटते पीटते रहिए अपने आप को, तो आपको टेटनस होने के चांसेस कम है। टेटनस खाली लोहे वाली चीज से नहीं होता है, अगर आपको चोट लगी और मिट्टी विट्टी में है, आप पत्थर में, उसमें भी हो सकता है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए कितने के सही निकलते हैं। इसमें बोला गया है कौन सा ऐसा क्लास है सारी डिजीज जो वायरस से, तो इसका आंसर है मीजल्स वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस, मम्स वायरस और रेबीज भी आपका वायरस। ठीक है, सारी वायरस हो गई। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ मैड डॉग, पागल कुत्ते से काटने से होता है। हाँ, फोबिया, कौन सा फोबिया, हाँ हाइड्रोफोबिया। ठीक है, वो वैसे तो हम लोग क्या करते हैं भाई, क्या हो गया उसको नॉर्मल भाषा में, रेबीज है, लेकिन वो असल में क्या होता है, हाइड्रोफोबिया। सबको समझ में आ गया। और डोंट ट्राई कि कुत्ते ने काटा उसको 2 दिन वॉच करो कि मारा तो नहीं मारा, लोग ढूंढते रहते कहाँ गया कुत्ता, कहाँ गया, कि अगर नहीं मरेगा तो हमको नहीं होगा, अरे इंजेक्शन लगवाना है। लेकिन आज ये बड़ी खतरनाक बात मैंने अखबार में पढ़ी कि 1000 में से 2 ऐसे केसेस हो रहे हैं जिसमें इंजेक्शन लगने के बाद भी वो मर जा रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मतलब इंसान मर जा रहे हैं, हाँ ऐसा इसलिए हो रहा है कि वो इंजेक्शन जो है वो लगवा रहे हैं कहाँ से, वो चलती फिरती डॉक्टर नहीं होते, क्या है डॉक्टर, हाँ झोला छाप डॉक्टर, जो सही वर्ड, तो झोला छाप से लगवा रहे हैं। वो कह रहा है कि इसका है हाइड्रोफोबिया के असर में है कुछ नहीं, खाली पानी, तो बेचारे मर जाए, ये झोला छाप में कभी मत जाना। अच्छा, फिर भाई हीलिंग ऑफ वाउंड्स इज, ठीक है, कौन करता है आपका, हाँ इसका आंसर है आपका विटामिन सी। सर क्या है इसका, अरे मैं ब्लड क्लॉटिंग नहीं बोल रहा हूं, मैं हीलिंग ऑफ वाउंड्स बोल रहा हूं, जख्म भरने के लिए बोल रहा हूं, वो तो के तो होगा, ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। ठीक है मंगल, क्वेश्चन समझ में आया, हाँ मंगल। सर सी तो सर उसके लिए होता है ना, बैक्टीरिया और उसके वायरस की इम्यूनिटी के लिए। हाँ इम्यूनिटी के लिए, साथ में हील बॉलिंग भी करता है, ये हीलिंग ऑफ वाउंड्स भी करता है। उसको आज चेक कर लेना, कुछ अगर इश्यू होगा तो कल ऑब्जेक्शन कर लिया जाएगा भाई, ऐसा नहीं है। ठीक है सर। अच्छा, यहाँ से ये मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वाली लिस्ट आपके पास होगी और आप रात दिन जो है भगवान के बाद इसको पूछते होंगे कि विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है, डी का नाम कैल्सिफेरॉल, ई का नाम टोको, के का
फाइलोक्विन, B1 का थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3, ये सारे नाम याद करो रोज। हाँ, अभी और भी एक और अच्छी स्लाइड है, एक और अच्छी स्लाइड हाथ में लगी, ये सब समझ में आ गया। एक और स्लाइड अगर हम देखें तो ये बड़ी अच्छी स्लाइड मुझे लगी, बड़ा प्यारे तरीके से इसको समझा रखा है। अगर आप देखें कि इसमें ए का केमिकल नेम है, सारे दिख रहा होगा आपको, और वहीं पे ये सोर्सेज दे रखे हैं। अगर आप डायग्राम देखें फोटो ना, कि जैसे विटामिन ए का सोर्स दे रखा है, विटामिन सी का सोर्स दे रखा है, ठीक है, ये ई का सोर्स दे रखा है, और उनसे उनकी कमी से होने वाली डिजीज, ये जो आप देख रहे हैं, विटामिन ए की कमी से क्या, नाइट ब्लाइंडनेस, बी से बेरीबेरी, B2 से आर्बोफ्लेविनस पेलेग्रा, ये यहाँ पर होता है, फट जाता है, एनीमिया, B6 से, ये स्किन की डिजीज दे रखी है 7 से, 9 और 12 किसके लिए जरूरी है, एनीमिया, C स्कर्वी, स्वेलिंग ऑफ गम्स, D और ये, और देखो लेस फर्टिलिटी, E और K नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जो भी आप बोल रहे थे। ठीक है, ठीक है मंगल, आकाश, ठीक है। यस सर। ये डायग्राम मैं आपको भेज दूंगा, एटलीस्ट एक डायग्राम को चिपका लेना अपने मोबाइल फोन के इस पे, स्क्रीन गार्ड में, अरे वॉलपेपर पे, देखते देखते शायद याद हो जाए, ठीक है, तो वो देख लेना ना। वॉलपेपर में अच्छी चीज क्या है, ठीक, माना कि आप लोग उत्तराखंड के, तो वॉलपेपर अक्सर उत्तराखंड के लोगों को क्या मिलता है, नहीं, उत्तराखंड के वॉल जो लड़के हैं उनके वॉलपेपर अक्सर क्या मिलता है, वो पहाड़ों की फोटो, केदारनाथ, हाँ, खुद के साथ। फिर अच्छी, हम जहां रहते हैं वहां की करेंगे। अच्छा, द विटामिन विच इज वेरी लायबल एंड इजिली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग, तो इसका आंसर है विटामिन सी। कुकिंग करने पर ये और स्टोर कर डिस्ट्रॉय हो जाता है। हाँ, देन उसके बाद 52 क्वेश्चन देखिए, एक तरफ बीमारियां हैं, एक तरफ उनको फैलाने वाले, मुझे पूरी उम्मीद है सबके सही होगा। इसका आंसर है बी, ठीक है, यानी कि टाइफॉइड बैक्टीरिया हो गया, मलेरिया जो है आपका प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो गया, और एड्स जो है वो वायरस से होता है, और रिंग वॉर्म, दांत खाद खुजली आपके फंगस। सबका सही है आकाश, मंगल? यस सर। बढ़िया। देन ये एक डिफरेंस मैंने रखा था छोटा सा, कि वायरस और बैक्टीरिया में क्या फर्क होता है। सबको तो पता है ना कि वायरस साइज में छोटे होते हैं बैक्टीरिया से भी, ठीक है, और वायरस के ये स्ट्रक्चर आप देख ही रहे हैं, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, ये जिनमें आप ये देख रहे हैं, ये सब क्या है, प्रोटीन की कवरिंग है, ये प्रोटीन के खोल है, प्रोटीन के स्पाइक्स होते हैं, असल में इनको स्पाइक्स बोलते हैं, और यही स्पाइक से अपने अपने जो सेल, जिस सेल में घुसना होता है उसको शिकार करते हैं। अगर ये इनके स्पाइक्स काम करना बंद कर दें, वायरस शरीर में जाने के बाद भी किसी का कुछ ना बिगाड़ते, क्योंकि एक तरीके की चाबी होते हैं जो सेल में घुसने के लिए जाती है, ठीक है। और बाकी आपके बैक्टीरिया आप देख रहे हैं किस प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये मैं करा दूंगा आप लोगों को। देन BCG सबने लगवाया होगा, बैसिलस कैल्मिटी, और इसका, तो इसका जो आंसर है वो है आपका डी, खास तौर पे BCG का जो है, और BCG हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लगा है, और कहते हैं शायद इसीलिए हम लोग कोरोना वायरस से हमारे इतने लोग मरे नहीं, ठीक है। जैसे कल मुझे स्टेशन जाने का सौभाग्य मिला किसी को लेने के लिए, तो वहां पता चला कि जब ट्रेन से लोग उतरते हैं, सिर्फ 20% लोगों के वो कैंप में भेजे चेक कराओ, बाकी 80% पता ही कहाँ से भाग रहे हैं, कोई इधर से, कोई छोटे गेट से, कोई बड़े गेट से, बिना चेक कराए। देख रहे हैं ना, तो वो देख कैसे करते हैं, कोई बात नहीं, जा रहे क्या कर सकते हैं। अच्छा, अरे ट्रेन में कितने लोग आते हैं। BCG वैक्सीन इज अ वैक्सीन प्राइमरी यूज्ड अगेंस्ट द ट्यूबरकुलोसिस, इट इज नेम्ड आफ्टर हिज इन्वेंटर एल्बर्ट कैल्मिटी एंड कैमिली यूरिन, ठीक है, तो ये दो नाम आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। देन भाई ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, मदर्स मिल्क लैक्स, मां के दूध में क्या नहीं होता है, तो इसका आंसर है आपका 1 और 4, विटामिन C और आयरन, और क्या होता है मदर के मिल्क में, प्रोटीन और सोडियम, ठीक है भाई। आकाश, मंगल, दोनों के सही है कि गलत है? सर गलत है सर, सोडियम और विटामिन C लगाया था। ओहो, अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। मेरा सही है। सही, बढ़िया। मैच द फॉलोइंग, ये बीमारियां कैसे कैसे फैलती हैं, तो देखिए इसका जो आंसर है वो है आपका C, A का 2, यानी कि एयरबोर्न ट्यूबरकुलोसिस, TB किसी को है, खांसेगा सबको फैलेगा। वाटरबोर्न डिजीज जो है उसका आंसर कॉलरा, पानी से फैलता है, गन्ने का जूस पीजिए और कॉलरा घर में लेके आइए। और कांटेक्ट से कौन सा फैलता है आपका, ये
ठीक है, और बाउंड जो है टेटनस। तो किसी की चोट लगी है, आप मिट्टी में भी खेल रहे हैं तो आपको टेटनस हो सकता है, पहले बोल दूंगी कि लोहे से लगी, ठीक है। ब्लैक फंगस का भी ऐसे ही था। चलिए भाई, अब आते हैं हम लोग उत्तराखंड में। देखें उत्तराखंड में कितने सही निकलते हैं आप लोग के। तो पहले का आंसर जो है वो है आपका देहरादून, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना देहरादून में हुई। दूसरा जो है हनुमानगढ़ी किस जनपद पे स्थित है, तो इसका आंसर है आपका ये क्या कहते हैं, नहीं एक मिनट, हनुमानगढ़ी जो है, हाँ ये आपका नैनीताल, ठीक है, नैनीताल में आपका है डिस्ट्रिक्ट में। फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ का संबंध किस जनपद से, सबसे आसान क्वेश्चन, ये पौड़ी से, ठीक है। उसके बाद ये तो मैप मैंने बोला किसी का गलत नहीं होना चाहिए, मुझे मंगल बताएगा इसका आंसर पहले। मंगल क्या है इसका आंसर, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल बाउंड्री को छूते हैं? हाँ मंगल, मंगल को आवाज सर नहीं। ये किया तो नहीं है सर, नहीं किया सर ये। अरे मैं कितनी बार बता चुका था इसको। आकाश, सर ए है। सर मैंने डी करा है, डी ये ये नहीं है। बागेश्वर तो अंदर है, ठीक है, तभी बोल रहा हूँ मैप पढ़ो। आप लोग अभी भी मैप को ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। आकाश, मंगल, मैप से बहुत सारे क्वेश्चन सही करके आओगे। सबसे कम जनसंख्या वाले जनपद, इसका आंसर रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर और उत्तरकाशी, कम से ज्यादा। देन लीला डुंगी स्थान कहां पर है, ये आपका बद्रीनाथ, हाँ लील डुंगी जो है बद्रीनाथ में आपका है। फिर किस जनपद में प्रतिवर्ष ये भारत चीन व्यापार होता है, सबसे आसान है ये तो बताना, पिथौरागढ़ में। देन उसके बाद किस जनपद की सीमा 7 जनपदों से मिली है, मैं शेयर करती है, सबसे आसान है, कौन बताएगा? आकाश बताएगा पहले, फिर मैप से क्वेश्चन आ गया। हाँ भाई आकाश। सर जनपद का मतलब डिस्ट्रिक्ट होता है। हाँ डिस्ट्रिक्ट, अच्छा डिस्ट्रिक्ट, हाँ पौड़ी, पौड़ी, ठीक है। उसके बाद मेरा सही है। सही है, बढ़िया। सास बहू खेत स्थित है कहां पर, बागेश्वर। उसके बाद जनपद हरिद्वार को उत्तराखंड में सम्मिलित करने से पहले वो उत्तर प्रदेश किस जनपद में था, सहारनपुर, ठीक है, आसान है तो सहारनपुर। वह जेल जहां नेहरू जी को रखा गया था, सितारगंज, ठीक है, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में रखा गया। और अभी कल उसका जेलर जो है वो सस्पेंड हुआ है अल्मोड़ा से। अच्छा, फिर उसके बाद ये तांबा खाड़ी सुरंग जो है कहां पर है, अच्छा ये उत्तरकाशी, ठीक है। यही पढ़ा जितने हैं अंदाजा हम लोग एग्जाम तक होते होते लगभग 5-6 हजार के करीब क्वेश्चन कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं से तो फंसेगा। लेकिन शर्त ये कि आपको पढ़ते रहना है, रिवीजन करते रहना है। घोड़े की नाल जैसा आकार किस जिले का है, किस डिस्ट्रिक्ट का है, ठीक है। मंगल अंदाजा कुछ तुक्का मारा है इसमें, नैनीताल का, नैनीताल, नैनीताल सर। अल्मोड़ा, अल्मोड़ा आज चेक करना जरा, ठीक है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन, गेवाड़ क्षेत्र का संबंध किस जिले से है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये है आंसर अल्मोड़ा, ठीक है। इसको बताऊंगा बाद में क्या क्या चीजें मिलती हैं आपको अल्मोड़ा, ठीक है। ठीक है, फिर आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। सर शाम को होगी क्या क्लास? अरे शाम को करनी तो है ना, पर वही चक्कर हो रहा ना कि आप लोग का फिर, क्योंकि फिर ऐसे ना उत्तराखंड खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग को इसी में यहाँ टाइम इतना लग जा रहा है। और मैंने